एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। जब मैं घर गया था मुझे दरवाजे के बाहर से ही रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा मेरी माँ ने खोला था। वह बहुत रो रही थी। मुझे देखकर मेरे गले से लगकर मुझसे कहने लगी, बर्बाद हो गए हैं हम लोग, लुट गए हैं। मैंने कहा, क्या हुआ है? कहने लगी, तेरी पत्नी भाग गई है। ये सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। मैंने कहा, माँ आप होश में तो हो ना, कहाँ भाग सकती हैं? माँ कहने लगी, मुझे क्या पता, न जाने कौन से आशिक पाल रखे थे उसने। मैं ना कहती थी कि इतनी आज़ादी ना दे, लेकिन तूने उसे मायके छोड़ आया है। 1 हफ्ते बाद तुम्हारा बाप उसे लेकर आया था, तब से ही उसके तेवर मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। हर वक्त छत पर चढ़ी रहती थी। जब मैं पूछती तो कहती कपड़े सुखाने गई थी। मैंने कहा, माँ उसकी उम्र तो देखिए, वह 14-15 साल की है, वह भला क्यों भागेगी? माँ कहने लगी, बहुत तेज लड़की थी, इतनी सी उम्र में उसने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मुझे तो लगा जैसे किसी ने मेरे बदन से जान ही निकाल दी हो। मैं अंदर आया तो मेरे बहन भाई चुपचाप गर्दन लटकाए बैठे थे। पिताजी भी अपना सर पकड़े बैठे थे। माँ कहने लगी, परसों रात से ही वो गायब है। मैंने कहा, तो आपने मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं समझी। माँ कहने लगी, तुम इतने दूर थे, क्या बताती? हमारी इज्जत की अर्थी निकल चुकी है। मैं समझ नहीं पा रहा था वो ऐसा कैसे कर सकती थी। वह तो मुझसे भी बहुत डरती थी। फिर जब मैं घर आता था तो वो बहुत खुश हो जाती थी। ऐसी तो नहीं थी, मैंने तो हमेशा उसे घर के कामों में उलझा हुआ देखा था। मैं वही चारपाई पर ढेर सा हो गया था। मुझे जरा सा भी इन बातों का असर मेरे कानों पर नहीं हो रहा था। माँ रोई जा रही थी। कुछ देर के बाद मोहल्ले की कुछ औरतें आईं जो मुन्नी को बुरा भला कहने लगी कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कांड कर दिया इस लड़की ने। हम तो उस लड़की को बड़ा सीधा साधा और अच्छा समझते थे। तुम्हारे घर में तो सर से दुपट्टा नहीं उतारी जाती थी, देखो तो कैसी घुन्नी निकली। मेरा दिल इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वैसी नहीं थी। मेरे हाथ पकड़ने पर भी वो इतना डरती थी। मेरी माँ से पूछे बिना तो वो मेरे कमरे में भी नहीं आती थी। फिर यूँ घर से कैसे भाग सकती थी? ये सच नहीं हो सकता था। मैं उसके बारे में इतना बुरा नहीं सोच पा रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी परेशान था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था वह इतना बड़ा कदम भी उठा सकती है। मेरी आंखों के सामने अब भी उसका वही मुस्कुराता हुआ चेहरा था जब मैंने आखिरी बार देखा था। कुछ ही देर में मेरी सास आ गई। वह रोने पीटने लगी। मेरी माँ कहने लगी, तुम्हारी बेटी ने तो हमारी इज्जत की अर्थी निकाल दी है। मेरी सास कहने लगी, ऐसी नहीं थी, वह ऐसा हो ही नहीं सकता था। मेरी बच्ची इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं सकती थी। वह तो पानी तक आपसे पूछ कर पीती थी। मेरी माँ कहने लगी, ये सब दिखाने की बातें थी, गज भर लंबी जुबान थी तुम्हारी बेटी की, वह तो मैं थी। अपनी समझकर उसकी बुराइयों को कभी नज़र नहीं डाली। मुझ पर तो कोई क़यामत टूट गई थी। छोटी बात तो नहीं थी, जो भी आता 100-100 बातें करके चला जाता। मेरी सास परेशान होकर वापस चली गई। 3 दिन बीत गए थे और उस 3 दिनों में मैंने बड़ी मुश्किल से बिताए थे और मैं अपनी पत्नी के ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम पर यकीन नहीं कर रहा था। चौथे दिन घर के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। भोर से 4 बजे का टाइम था। सब सो रहे थे। जब मैं जाग रहा था और आंगन में रखी चारपाई पर ही लेटा था, कोई धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आ रहा था। मैंने उठकर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी पत्नी मुन्नी खड़ी थी। काले रंग की चादर लपेट रखी थी। चेहरे पर नील के निशान पड़े हुए थे, आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, कहाँ थी तुम? मेरे ये पूछने पर वह डगमगाते कदमों से अंदर आई और वहीं गिरकर बेहोश हो गई थी। मैं मुन्नी मुन्नी कहकर उसे जगाने लगा। मेरी आवाज़ थोड़ा तेज था। मेरे माँ बाप और भाई बहन भी बाहर आ गए। मुन्नी को यूं बेहोश देखकर पहले तो सब ही हैरान हुए थे। फिर मेरी माँ कहने लगी, आ गई ये मुंह काला करवा कर। मैंने अपनी बहन को बोला, ठंडा पानी लेकर आओ। मैंने मुन्नी के मुंह पर ठंडे पानी का छींटा मारना शुरू कर दिया, लेकिन वह बेसूध लेटी रही। मैं उसे अपनी गोद में भरा और उसे कमरे में ले जाकर लिटा दिया। मेरी माँ कहने लगी, अगर इसे होश आया तो उसे उसके घर छोड़ाना और उसकी माँ से कहना मुझे नहीं रखना। ऐसी लड़की को मैं अपने घर में नहीं रखूंगी। मैंने कहा, पहले उसे होश में तो आने दो, मैं उससे पूछूंगा कि क्या हुआ था। मेरी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी, पूछ क्या रहे हो? अरे क्या तुम अंधे हो? तुम्हें नज़र नहीं आता? 4 दिन अपने आशिक के साथ मुंह काला करवा कर आ रही है। मैं तो ये सोच रही हूँ उसको यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। मेरे माँ बाप गुस्से में थे। मेरा बाप भी कहने लगा कि हम इस लड़की को अपने घर में नहीं रखेंगे। मैंने कहा, जब तक मैं मुन्नी से हकीकत ना जान लूँ तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मेरी माँ कहने लगी, ये तुम पर कौन सा भूत सवार है?
अरे कोई शादीशुदा लड़की या बच्चों की माँ क्यों ना हो, ऐसे कांड करने वाली लड़की के ऊपर तो उसका पति थूक भी नहीं फेंकता, और एक तू है कि उसकी झूठी कहानी सुनकर उस पर भरोसा करेगा। मैंने कहा, माँ मुन्नी से पूरी बात तो पूछनी पड़ेगी। कोई गाय या बैल बकरी नहीं है, मेरी पत्नी है। मेरी माँ कहने लगी, खबरदार, उस वेश्या को हमारे घर में रखने के लिए कहा तो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। मेरी माँ बाहर से चिल्ला चिल्ला कर शोर मचा रही थी। ये कमबख्त उसके कमरे में क्या करने गया है? अरे वह तेरे काबिल नहीं रही। मैंने मुन्नी के पास आ गया, उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। मैं उसके पास बैठ गया, उसके चेहरे की तरफ गौर से देखने लगा। उसके आंखों के आजू बाजू गहरी नील पड़े हुए थे, चेहरे की रौनक बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मैंने उसका बाल सहलाना शुरू किया। मैंने देखा धीरे धीरे मुन्नी के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। वह होश में आ रही थी, लेकिन मेरा हाथ जल्दी से पीछे झटक दिया। कहने लगी, मेरे पास मत आना, भगवान के लिए मेरे पास मत आना। बहुत जोर से कांप रही थी और डर रही थी। एकदम से जैसे उसकी आंख खुली, उसने पहले तो कमरे को देखा, फिर मेरी तरफ देखा, एकदम उठकर बैठ गई। कहने लगी, बंसी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये कहकर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है। उससे पहले कि वह कुछ और कहती, वह गहरी सोच में चली गई थी और फिर डर के मारे नहीं नहीं में सर हिलाने लगी। कहने लगी, नहीं नहीं कुछ नहीं, ये कहकर दोबारा से बेड पर लेटकर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है। वह कहने लगी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये कहकर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे बताओ तुम कहाँ गई थी। वह चुप हो गई, फिर कहने लगी, मैं कुछ नहीं बता सकती, कुछ भी नहीं बता सकती। मैंने कहा, मुझे बताओ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। जो कुछ मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे बताओ, क्या जो माँ कह रही है वह सच है। वह कहने लगी, मुझे सोने दो, मैं सोना चाहती हूँ। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बंद आंखों से भी आंसू निकलकर तकिए को भिगो रहे थे। मैंने अपने हाथ से उसके आंसू साफ किए। मैंने कहा, सो जाओ। कुछ ही देर में वह सो चुकी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे कैसे नींद आ सकती थी? मैं तो उसके लिए बिल्कुल परेशान था। जो मैंने उसके लिए एक बार कपड़ा सिलवा कर लाया था, वही पहन रखा था, और अब की बार मैंने उसके लिए चूड़ियाँ लेकर आया था। इस बार तो उसके लिए मेकअप का सामान भी लाया था। बहुत कुछ सोच कर आया था। पापा से कहूँगा मेरी दुल्हन की विदाई करवा लाओ, क्योंकि मैं अब 12वीं क्लास पढ़ चुका हूँ। छोटी मोटी नौकरी भी कर लूँगा और साथ ही साथ मेरी पढ़ाई भी चलती रहेगी, और अपनी पत्नी को भी साथ में रखूँगा। लेकिन ये नहीं जानता था, यहाँ आते ही मेरे सर पर कयामत टूट पड़ेगी। मुन्नी को वहीं सोता छोड़कर कमरे से बाहर आ गया था। बाहर आकर अपनी चारपाई पर लेट गया, आसमान की तरफ देखने लगा। अचानक मेरी आंख लग गई थी। सुबह जब मैं उठा तो शोर की आवाज़ से उठा था। मेरी माँ मुन्नी का बाजू पकड़े उसे धक्के देकर कमरे से निकाल रही थी। कह रही थी, चल निकल यहाँ से, कलमुही पापन, तुमने सोचा भी कैसे कि तू यहाँ आ सकती थी। मेरी आंख खुली तो मैं उठकर बैठ गया। मैंने कहा, माँ ये क्या कर रही हो। मैंने माँ के हाथ से उसका बाजू छुड़वाया और वो मेरे बिल्कुल पीछे छुपकर रोने लगी। माँ कहने लगी, ये यहाँ नहीं रहेगी, उसको घर से बाहर निकालो। मैं इस बदनामी की पोटली को अपने सर पर लेकर नहीं रखूंगी। मैंने कहा, अभी तक उसने मुझे सच नहीं बताया, मुझे पहले उससे सच जानना है। मेरी माँ कहने लगी, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। पर हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ। अरे 4 दिन के बाद ये घर आई है, अपने आशिक के साथ मुंह काला करवाकर। शोर की आवाज़ सुनकर मोहल्ले की औरतें भी हमारे घर के अंदर आ गई थी। मुन्नी को देखकर सबकी नज़रों में सवाल थे। मैंने कहा कि मुन्नी बताओ, कहाँ गई थी? क्या तुम किसी और से मोहब्बत करती थी? किसी और के साथ भाग कर गई थी? वह बिल्कुल गुमसुम खड़ी थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी, और उसकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैंने कहा, मुन्नी मैं तुमसे कब से पूछ रहा हूँ, बता क्यों नहीं रही हो? आखिर जो भी बात है तुम मुझे बता क्यों नहीं देती? वह कुछ नहीं बोली। मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे घर से मत निकालो, कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मेरी माँ कहने लगी, अरे तू इस काबिल भी नहीं है कि तुझे अपने घर में रख लूँ, और तू गलियों में धक्के खाएगी तभी तुझे पता चलेगा तूने क्या पाप किया है, और लोग तुझ पर पत्थर मारेंगे तब तुझे पता चलेगा जिस पाप को तू झूठा समझती है ना, वह कितना बड़ा पाप था। चल निकल यहाँ से। उससे पहले कि मेरी माँ फिर से उसे निकाल देती, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल ही नहीं मान रहा था कि उसके चेहरे की तरफ देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसकी जुबान पर चाबी लगा दी हो। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, बहुत दर्दनाक दास्तां थी। मेरी माँ कहने लगी, देख बक्सी बेटा, अगर उसका साथ देगा तो याद रख, उसके साथ तुझे भी गांव से निकाल कर बहाल किया जाएगा। मैंने कहा, माँ क्यों तमाशा बना रही हो? उससे पूछ लेना था
कहने लगी, पूछना क्या है, तुझसे माफ़ी मांग रही है, उसका मतलब पाप करके आई है। मैंने कहा, आप सबके सामने तो यही कहेगी ना। लेकिन उस वक्त हमारे गांव के चौधरी और सरपंच भी हमारे घर पहुंच गए थे। आधा गांव हमारे घर के आंगन में बैठा था मुन्नी की जिंदगी और किस्मत का फैसला करने के लिए। सरपंच कहने लगा, ऐसी वेश्या लड़की को अपने गांव में नहीं रखेंगे। अपने बेटे को बोलो, उसे डिवोर्स देकर उसका मुंह काला करके इस गांव से हमेशा के लिए निकाल दें। मैं चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। मुन्नी एक कोने में खड़ी होकर रो रही थी। उससे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। बस मेरी माँ कहने लगी, ये रात को गायब हो गई थी, 4 दिन के बाद आई है। हमने दाई को बुलाकर उसका चेकअप भी करवाया। ये गलत काम कर चुकी है। ये सुनकर सरपंच ने फैसला सुना दिया। मैंने कहा, ये कैसा कानून है, कैसी अंधेर नगरी है। अदालत में भी मुजरिम से एक बार पूछा जाता है कि वह अपनी सफाई में कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। आपने कुछ नहीं पूछा। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, साईं थोड़ा ठंडा होकर बैठो। तुम्हें ये सुनते ही अपनी पत्नी के मुंह पर थूक देना चाहिए था, और तुम हो कि उसकी तरफदारी कर रहे हो। मैंने कहा, एक बार मुन्नी से भी पूछो उसके साथ क्या हुआ था। कहने लगे, ऐसा नहीं होता। कभी मुजरिम ने ये कहा है कि वे चोर है। तुम इस लड़की को डिवोर्स दो। मैंने कहा, नहीं दूंगा। मेरी बात सुनकर सब हैरान थे। सरपंच कहने लगा, जानता हूँ, अगर तुम उसे डिवोर्स नहीं दोगे तुम्हें भी गांव से निकाल दिया जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, मंजूर है। ये सुनकर सबसे ज़्यादा हैरानी मेरी माँ को हुई थी। मुन्नी भी मुझे देखती रह गई थी, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ना हुआ हो। सबके सामने मुन्नी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने घर से बाहर निकल गया। मुन्नी कहने लगी, मेरे खातिर क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। मैं उसे बस स्टैंड तक ले आया। कुछ पैसे मेरे जेब में थे। मैंने शहर की 2 टिकट ले ली और उसे अपने साथ में बिठाकर शहर की तरफ चल पड़ा। कुछ नहीं था मेरे पास, ना घर ना ही कोई नौकरी। जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में 12वीं कर लेना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। लेकिन 12वीं के पेपर मैंने दिए थे, अभी उसका नतीजा नहीं निकला था। मैंने शहर पहुँचते ही अपने एक दोस्त से बात की जो शहर में रहता था। मैंने कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, जिसमें बस एक कमरे का किराया का मकान मिल जाए। वह कहने लगा, ठीक है। उसने मुझे पैसे दे दिए और छोटे से घर का इंतजाम करा दिया, जहाँ पर बहुत सुविधा तो नहीं था। मेरे उस दोस्त ने मुझे कुछ बिस्तर भी लाकर दिए थे। मैंने अपने दोस्त को कहा कि मैं घर में जाकर ट्यूशन पढ़ाने को तैयार हूँ, तुम मेरी नौकरी लगवा दो। वह कहने लगा, मैं कुछ ऐसे अमीर लोगों को जानता हूँ जो कि अपने बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़वाना चाहते हैं और फीस भी अच्छी देंगे। मेरा ये काम चालू हो गया था। मुन्नी अभी भी चुप रहती थी। आंगन में एक तरफ उसने मिट्टी से एक छोटा सा चूल्हा बना लिया था, वहीं लकड़ियाँ जमा करके खाना बना लेती। कुछ दिन गुजर गए थे। ना तो मैं मुन्नी से कोई बात की, ना उसने मुझसे। पहले जैसी बात नहीं थी। फिर हम लोग थे अभी कम उम्र के। मैं 18 साल का हो गया था और वे 14-15 साल की। उसकी उम्र में मैंने जो कुछ देखा था, वह अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी हो गई थी। जब मैं घर आता तो वो मुझसे कुछ घबराई घबराई रहती थी। एक बार मैंने उससे कहा कि मुझे उससे बात करनी है, तो वो बहुत डर गई थी। मैंने कहा, देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं अपनी माँ और गाँव वालों की भी बातों पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी आंखों में परेशानी और दुख देख चुका था। मुझे ये पता है कि तुम बुरी नहीं हो, लेकिन सच जानना मेरा हक है। मुझे बताओ क्या हुआ था। वह कहने लगी, सच बहुत कड़वा है, तुम सुन नहीं पाओगे, ना ही मुझ पर भरोसा करोगे। मैंने कहा, जब तुम्हारे खातिर इतना बड़ा कदम उठा सकता हूँ तो क्या भरोसा नहीं करूँगा। वह रोने लगी। कहने लगी, जब मैं विदा होकर घर आई थी, तुम्हारी माँ के तेवर मुझसे ठीक नहीं लग रहे थे। मुझे बात बात पर डांटती थी, कहती थी मेरे बेटे से दूर रहा कर। हर वक्त की डांट से तंग आ चुकी थी। एक बार मैंने भी कह दिया कि बंसी आएगा तो मैं भी उसे साफ कह दूंगी कि माँ जी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती। ये सुनकर माँ जी मुझे भी डांटने लगी और मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मार दिया। मैं रोते हुए भी यही कहा कि मैं बंसी को बताऊंगी। एक बार पड़ोसन आई थी, माँ जी से कहने लगी कि मेरी बहू भी यूँ जुबान चलाती थी। एक बाबा के दरबार में ले गई थी। उन्होंने ऐसी ताबीज़ दी कि मेरी बहू मेरे आगे जुबान चलाना भूल गई है। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था। सासू माँ को शायद यकीन था, इसलिए पड़ोसन के साथ चली गई। अगली बार कहने लगी, तैयार हो जाओ, हमें बाबा के चौखट पर जाना है। मैंने मना किया तो कहने लगी, अगर तू सीधी तरह से मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुझे घसीटते हुए लेकर जाऊंगी। उनके गुस्से को देखकर मैं चली गई। मेरा वैसे भी इन बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि क्या करवा लेंगी मुझ पर। जब मैं वहां गई तो जब उस बाबा ने मुझे देखा तो देखता ही रह गया। फिर कहने लगा, तेरी बहू तेरे लिए अपशगुन है, तेरे बेटे को तुझसे छीन लेगी।
ऐसी लड़कियों का हुस्न इस कम उम्र में तो लड़कों का होश उड़ा देती है, और फिर ये जरा सी और बड़ी होगी तो तेरा बेटा उसका हो जाएगा। वह कहने लगी, फिर क्या करना चाहिए? बाबा कहने लगा कि उसे 3-4 दिन मेरे पास छोड़ जाओ, मैं उसका ऐसा मुंह बंद करूंगा कभी जिंदगी में मुंह नहीं खोलेगी, और फिर तू इस पर वेश्या का इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल देना, और फिर इस तरह से इस लड़की के काले साए तेरा घर बर्बाद नहीं होगा, वरना ये तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। वह कहने लगी और रोने लगी, और फिर जो बात उसने बताया उसने तो मेरे पैरों तले से जमीन निकाल कर रख दिया था। मैं सासू माँ के पैरों में गिरकर उनसे विनती करने लगी कि मैं आज के बाद आपके सामने जुबान नहीं चलाऊंगी, लेकिन मुझे किसी बाबा के चौखट पर नहीं रहना। सासू माँ कुछ नहीं बोली, मुझे वापस घर ले आई, और फिर उस रात 12 बजे मुझे उठाया और कहने लगी, मेरे साथ चल। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। तो मेरे मुंह पर पट्टी बांध कर मेरे दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध दिए और मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गई। बाकी सब लोग घर के सो रहे थे। मुझे ले जाकर बाबा के चौखट पर छोड़ दिया और कहने लगी, उसके बाद वह रोने लगी और कहने लगी, मैं और आगे तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। उस बाबा ने मेरे साथ और क्या क्या किया, और उसने मुझसे कहा था, अगर तूने मेरा नाम ले लिया तो मैं अपने भूत के जरिए तुझे मरवा दूंगा। और कहने लगी, मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया, दरिंदों की तरह मुझे नोचा गया। वह बुरी तरीके से रोए जा रही थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया, लेकिन वह घबरा कर पीछे हट गई। कहने लगी, मुझे मर्द जात से डर लगता है, बहुत डर लगता है। जो कुछ उसने मुझे बताया, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, और अपनी माँ की अक्ल पर भी। पता नहीं बहू को अपना गुलाम क्यों बनाकर रखना चाहती थी। बहू की जुबान बंद के खातिर उसकी जिंदगी दाव पर क्यों लगा देती हैं। मेरी माँ को जिस चीज़ का डर था वह तो फिर भी हो चुका था। मैं कमरे से बाहर आ गया, छोटे से आंगन में बिछा हुआ बिस्तर पर लेट गया। मुन्नी की सिसकियों की आवाज़ मेरे कमरे से आ रही थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसके करीब जाकर उसे परेशान करूं। 1 महीने के बाद मुन्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। जब मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो जो खबर डॉक्टर ने सुनाई वो मेरे लिए सुनना बहुत मुश्किल था। डॉक्टर कहने लगी, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वह रोने लगी। डॉक्टरनी मुझे भी देखने लगी, कहने लगी, खुद भी तुम इतनी सी हो और अपनी पत्नी को भी देखो, वह भी कितनी छोटी उम्र की है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ बाप को इतनी कम उम्र में शादी करने का क्या शौक होता है। देखो, तुम्हारी पत्नी बहुत कमज़ोर है, इसलिए इसका बहुत ख्याल रखना होगा। मैंने कहा, मैं ये बच्चा नहीं चाहता। वह कहने लगी, तब तो और भी ज़्यादा मुसीबत हो सकती है। ये बहुत कमज़ोर है। अगर तुम ये सोच रहे हो इस बच्चे की सफाई करवाओ, तो तुम्हारी पत्नी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसे कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर मैं खुद भी परेशान हो गया था, लेकिन मुन्नी के आंसू नहीं थम रहे थे। घर जाकर मुन्नी कहने लगी, मुझे अपने आप से घिन आने लगी है। मैं इतनी बड़ी परेशानी नहीं सह सकती, लेकिन उसको कड़े वक्त में मैंने अपनी पत्नी मुन्नी को कैसे संभाला ये मैं ही जानता था। एक तकलीफ से तो मैं भी गुजर रहा था। किसी मर्द के लिए ये भी बात आसान नहीं होती, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं था। पूरा साल मैंने उसे संभाला। उसी बीच प्राइवेट ट्यूशन भी पढ़ाने लगा था। मैं चुपचाप सा हो गया था। मुन्नी ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन उसकी तरफ मुझे देखा नहीं जाता था। मुन्नी भी बस मुझे देखकर रोए जा रही थी। कहने लगी, उसे किसी अनाथ आश्रम में दे आओ, मैं उसे नहीं पालूंगी। जब नर्स ने वह बच्चा मेरे हाथ में दिया, मेरा पूरा बदन कांप कर रह गया था। मेरे लिए भी आसान नहीं था ये सब करना, लेकिन फिर भी मैंने सोचा, उसे खुद पालूंगा, उसकी अच्छी परवरिश करूंगा, क्योंकि उसका भी तो कोई कसूर नहीं है। कसूर तो मेरी माँ की थी और उस बाबा की थी। बहुत जल्द मुझे अच्छी सी नौकरी मिल गई थी। मुन्नी उस बच्चे से ज़्यादा प्यार नहीं करती थी, लेकिन मैंने अपना दिल बहुत बड़ा कर चुका था। उसे बिल्कुल अपनी औलाद की तरह ही पाल रहा था। फिर मुझे गांव से ये खबर मिली कि मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझसे मिलना चाहती है। मैंने मुन्नी को लेकर गांव चला गया। मेरी माँ बहुत बीमार थी, मेरे सामने हाथ जोड़ रही थी। कहने लगी, मैंने बहुत बुरा किया मुन्नी के साथ। बुरा किया इसलिए देखो, भगवान ने मुझे बिस्तर से लगा दिया है। मुन्नी भी रोने लगी। मेरी माँ ने अपने जुर्म कबूल कर लिए थे, मेरे सामने हाथ जोड़ लिया। मुन्नी को लाई भी इसलिए थी ताकि अपनी नौकरानी बनाकर रखे। फिर ये खबर मिली कि उस बाबा को पुलिस पकड़ कर ले गई है, क्योंकि उसने कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी। गांव वालों को भी अकल आ गई थी कि बाबा सच्चे नहीं होते, झूठे भी होते हैं। मैंने अपनी माँ का इलाज करवाया। कुछ ही महीने में वह ठीक हो गई थी, लेकिन मैं वापस शहर आ गया था। अपने रहने का शहर में ही बना लिया था। किसी को ये भी नहीं बताया कि वो बच्चा किसका था और किसका नहीं, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं। मुन्नी मेरी बहुत इज्जत करती है,
मुझसे मोहब्बत भी बहुत करती है। मेरे 2 बेटे भी हैं। जैसा प्यार अपने बच्चे से करती है उतना प्यार वह उस बच्चे को नहीं दे पाती है। मैं उससे कहता हूँ कि पुरानी बातें भूल जाओ तो वह कहती है मैं तुम्हारे जैसी इंसान नहीं हूँ। मैं उसे चाह कर भी प्यार नहीं दे सकती। शायद वह इसके बस में नहीं था, लेकिन मेरा बड़ा बेटा मुझसे बहुत घुला मिला था, इसलिए माँ से ज़्यादा मेरी बात मानता था और मैं उसे बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहता हूँ। वह एक अच्छा इंसान बने और एक अच्छा कर्तव्य करे। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।